Hello, my dear students. You are welcome to the channel The Dynamic Classes. Today, I am going to teach you the first poem of 12th class, My Mother at 66 by Kamla Das. This poem is written in the blank verse. इस पोएम को समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस पोएम में सिर्फ पोएम की एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें प्रयोग किए गए लिटरेरी डिवाइसेस को भी मैंने इसमें लास्ट में समझा रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कमला दास के बारे में। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था। कमला दास के बचपन का नाम कमला सुरैया था। 15 साल की उम्र में जब उनकी डॉक्टर माधव दास के साथ शादी हो गई थी तो उसके नाम के साथ दास लगना शुरू हो गया था। उन्होंने बहुत सारी किताबें अपनी पब्लिश करवाई हैं अपने पेन नेम माधवी कुट्टी के नाम के साथ। पेन नेम का मतलब क्या होता है? पेन नेम वो होता है जब कोई राइटर अपना असल नाम ना लिख के कोई दूसरा नाम प्रयोग करके अपने किताबों को पब्लिश करवाता है, उसको हम पेन नेम बोलते हैं। कमला दास एक मॉडर्न इंडियन राइटर थी जिन्होंने न सिर्फ पोइट्री में बल्कि नोवेल राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में भी अपनी छाप हमारे सामने छोड़ी है। सबसे ज़्यादा उसकी पोइट्री को फीमेल सेक्सुअलिटी के लिए जाना जाता है, जिसमें उसने अपने फीमेल सेक्सुअलिटी को ओपन और ऑनेस्ट ढंग से हमारे सामने प्रेजेंट किया है। पोइट्री के लिए उसको भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था और एशिया के अंदर एशियन पोइट्री अवार्ड जो है वो भी इनको पोइट्री के लिए मिला था। इनकी मृत्यु 31 मई 2009 को 75 साल की उम्र में हो गई थी। अगर उसके वर्क्स की बात हम करें तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उसको अगर किसी से मिली है तो वो उसके उपन्यास नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट से मिली थी, जो कि उसने 1976 में पब्लिश करवाया था। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी 1976 में वो भी उसने पब्लिश करवाई थी। शॉर्ट स्टोरीज में ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, पद्मावती द हैरलट एंड अदर स्टोरीज, ये उसकी फेमस वर्क्स हैं। पोइट्री के अंदर अगर हम देखें तो समर इन कलकत्ता, द डिसेडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स, कलेक्टेड पोइम्स, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, माई मदर एट 66, ये पोइट्री के लिए इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। और ऑटोबायोग्राफी में इसने एंटे कथा नाम की ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी है। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स थे जो हमें जानना ज़रूरी थे। हालांकि ये वर्क्स कहीं पर भी हमारे एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम जिस राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी पोइम हम पढ़ रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या होता है। माई मदर एट 66 कमला दास की लिखी हुई भावनाओं से ओतप्रोत एक पोइम है। इस पोइम में एक लड़की अपनी माँ के लिए प्यार को दर्शाती है। वह उसकी माँ को देखती है और महसूस करती है कि अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। जिस तरह से उसकी उम्र उसके चेहरे पर नज़र आ रही है, पोइटाइस को डर लगता है, कमला दास को डर लगता है कि उसकी माँ अब मर जाएगी। इस खोने के डर को जब कमला दास सोचती है तो उसको वही पुराना समय याद आ जाता है जब वो बिल्कुल छोटी थी और अपनी दादी के पास मालाबार में रहती थी। पोइटाइस को याद आता है कि जब वो उसकी दादी के साथ मालाबार में रहती थी, उसके माता पिता उसको उसकी दादी के से दूर जब लेके जाते हैं तो उसको कितना बुरा लगा था। यह एक कन्फेशनल पोइम है। कन्फेशनल पोइट्री वो होती है जिसमें कवि अपनी बातों को साझा करते हैं, अपने जीवन से जुड़ी हुई सच्ची घटनाओं को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इस पोइम को हम कन्फेशनल पोइम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे सामने उसकी जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में हमारे सामने विस्तार से विवरण करती है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो माई मदर एट 66 है, असल में कमला दास ने 1999 में लिखी थी। मतलब 1999 में कमला दास ने इस पोइम को लिखा था और वो जब खुद 66 साल की थी तब इस पोइम को लिखा था। हालांकि उसने टाइटल दिया माई मदर एट 66, लेकिन कमला दास इस पोइम में खुद जब 66 साल की थी तब उसने इस पोइम को लिखा था। एक बार हम इस पोइम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम इन कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away, and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check,
standing a few yards away. I looked again at her wan pale face as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma," and all I did was smile and smile and smile. अब हम बात करते हैं पोइट्री के समरी की। समराइज़ हम इस पोइम को करेंगे। हम पोइम को समराइज़ करते हैं। पहली लाइन से हम शुरू करते हैं। शुरुआत में जब ये पोइम शुरू होती है तो पोइटेस अपनी माँ के साथ कोचीन हवाई अड्डे पर जा रही थी अपने घर से, और जब वो अपनी माँ को देखती है तो उसको उसकी उम्र के बढ़ने का एहसास होता है। कवि को, जो पोइट्री है, पोइटेस हैं हमारी, कवि को एहसास होता है कि उसकी माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। कवि अपने साथ अपनी माँ को अपने बराबर की सीट पर बैठा लेती है, और उसकी माँ जब वहाँ पर बैठी हुई थी, सीट पर बैठी हुई थी, तो वो अपना मुंह खोलकर बगल में सो रही थी। जैसे ही कार ट्रैवल करती है पोइटेस, तो उसकी माँ को जब वो देखती है, उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल राख की तरह उसको दिखाई देता है, नज़र आता है। बूढ़ी माँ का चेहरा बिल्कुल पीला उसका पड़ा हुआ था, बिल्कुल एक लाश की समान उसका चेहरा पड़ा हुआ था, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई रक्त संचार नज़र नहीं आ रहा था। लाश का विचार कवि को अपनी माँ की मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उसकी माँ का उदासीन रूप कवि को उसको कंटिन्यूस देखने के लिए बाधित करता है, उसको देखने के लिए मजबूर करता है, और इस पर पोइटेस भावुक हो जाती है। 10 से 13 लाइन की जो पंक्तियां हैं उसमें पोइट के मन की अशांत सिचुएशन को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। पोइट का मन अशांत है, उसकी माँ की मृत्यु के बारे में वो सोचती है, जिसकी वजह से उसको बहुत दुख भी होता है, गहन विचार में वो खोई हुई है। वह एक पल के लिए इन विचारों को दूर रखने की कोशिश करती है, दूर रखती है, और फिर बाहर देखने लग जाती है। खिड़की से, जो कार की विंडो है, उससे बाहर वो देखने लग जाती है। वह हरे भरे पेड़ों और अपने घरों से बाहर खेलते हुए बच्चों को देखती है, जो घर से बाहर भाग रहे थे, और जिससे एक नई ऊर्जावान उसको पिक्चर उसके सामने नज़र आती है। पोइट के चारों ओर की दुनिया जो है यंग और डायनामिक उसको नज़र आती है। डायनामिक यानी ऊर्जावान उसको वो नज़र आती है। यह उसकी माँ की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। ये सारी घटना, चाहे वो पेड़ हों, चाहे वो छोटे बच्चे हों बाहर खेल रहे हैं, वो सारी घटनाएं उसकी माँ की स्थिति के बिल्कुल विपरीत हैं। कवि अपनी माँ के पुराने वर्षों को शो करती है, मतलब पुरानी यादों को वो याद ताज़ा करती है। जब वो युवा थी, जब वो जवान थी, उसके बारे में वो यादें ताज़ा करती। इसके अलावा कार यात्रा के दौरान जो दृश्य कवि को नज़र आते हैं, वो सारे के सारे उसको विचलित करते हैं। कविता में 14 to 20 लाइंस जो हैं, 14 से 20वीं जो लाइन है, इसके अंदर एक रियलिटी को शो किया गया है। रियलिटी, जो ऐसी रियलिटी जिसमें कवित्री अपने आप को मजबूर करती है कि उसको सोचना ही पड़ेगा, उसकी माँ के बारे में सोचना ही पड़ेगा। पोइट स्वयं को अपने परिवेश में बदलने का प्रयास तो करती थी, लेकिन वो उसको नहीं बदल पाती। अब वो सिक्योरिटी चेक पर पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी चेक के दौरान उसकी माँ की शक्ल फिर से उसको याद आ जाती है। उसकी माँ को फिर से देखती है। उसकी माँ हल्की पीली और रंगहीन दिखाई दे रही थी, बिल्कुल एक सर्दियों के चाँद की तरह, जिसमें सर्दियों के चाँद में क्या होता है, चाँद बिल्कुल ठंडा होता है और उसके ऊपर कोहरा छाया हुआ होता है। तो इस प्रकार से उसकी माँ का जो जीवन है वो भी अब कोहरे से ढका हुआ उसको नज़र आता है। यह इस बात को शो करता है कि उसकी माँ अपने जीवन के अंतिम चरण में है, बिल्कुल सर्दियों की तरह। कवि को एक बार फिर माँ की मृत्यु होने की याद आ जाती है। अपनी माँ की मृत्यु का विचार कवि के बचपन के भय को वापस लाता है। कवि कहती है कि उसको पुराने डर, उसके जो पुराने डर हैं वो फिर से उसके सामने आ गई। अब जब वो बिल्कुल छोटी थी, कवि अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन अपने डर को वो छुपा नहीं सकती है अभी। तो अब कवि अपनी माँ को जहाज़ में जाने से पहले अलविदा लेती है और कुछ नहीं बोलती, सिर्फ माँ की ओर देखकर मुस्कुराती है और अपनी उड़ान की ओर आगे बढ़ जाती है। कवि कहती है, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलते हैं अम्मा, और अपने साथ एक मुस्कान के साथ वो चली जाती है। अब हम बात करते हैं इस पोएम के अंदर प्रयोग किए गए लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम की।
ये पोइम राइमिंग स्कीम में बिल्कुल भी नहीं लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई। ब्लैंक वर्स क्या होता है? जब कोई किसी प्रकार की राइमिंग स्कीम पोइट्री के अंदर नहीं होती है, पोइम हम लिख लेते हैं लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार की राइमिंग आपको नहीं मिलती, वो ब्लैंक वर्स होता है। इस पोइम को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अब बात आती है सिमली। इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमली का प्रयोग किया गया। क्या है सिमली? इज अ फिगर ऑफ स्पीच व्हेन पोएट यूजेस वर्ड्स लाइक और एज इन द पोएम फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। जब लाइक और एज वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए किया जाता है, तो सिमली हम इसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। इस लाइन को हम पढ़ते हैं, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस एंड रियलाइज्ड विद पेन that she was as old as she looked but soon। तो इस पोइम में इस लाइन्स के अंदर लाइक और एज ओल्ड एज का प्रयोग किया गया है। इस सिमली का यहाँ पर प्रतीक है, प्रेजेंट ये हमें सिमली को करता है। उसके बाद बात आती है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। मानवीकरण में क्या होता है? रिटोरिकल डिवाइस है यूज टू शो ह्यूमन क्वालिटीज़। मानवीय क्वालिटीज़ को दिखाया जाता है किसी अमानवीय चीज़ों में। इस पोइम के अंदर भी ऐसे ही प्रयोग किया गया है, जैसे ट्रीज़ के लिए यहाँ पे यूज किया है। ट्रीज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। ट्रीज प्रिंटिंग यानी क्या कर रहे हैं? पेड़ हैं वो पीछे की ओर भाग रहे हैं, मतलब पेड़ों को मानव के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऐसे इसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन हम इसको बोलते हैं। उसके बाद एपोस्ट्रोफी। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड व्हेन अ पोएट एड्रेसेस समवन इन द अब्सेंस ऑफ द ऑडियंस। मतलब जब कोई पोइट इस एपोस्ट्रोफी को यूज करता है तो अपने बात को किसी के सामने रखता है लेकिन ऑडियंस वहाँ पर उसको नहीं होती, मतलब जिसको बात करता है उससे वो उसके सामने वो नहीं होता है। तो इस पोएम में जैसे इसमें यूज किया है सी यू सून अम्मा। सी यू सून अम्मा मतलब क्या है? वो अपनी माँ से बात कर रही है लेकिन उसकी माँ उसके सामने नहीं है, उससे वो डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोलती है, तो इसको हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। इसके बाद है मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है? दिस रिटोरिकल डिवाइस इज यूज्ड व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन टू विच इट इज नॉट लिटरली एप्लीकेबल। मेटाफर में क्या होता है? मतलब जब हम रिटोरिकल डिवाइस को देखते हैं, एक फ्रेज या वर्ड को अप्लाई किया जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट या एक्शन के लिए, क्रिया के लिए उसको यूज किया जाता है, लेकिन वो लिटरली उसको ऊपर यूज हम नहीं करते हैं, मतलब उसको लिटरेचर के ढंग से हम उसको यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी एक लाइन मैं आपके सामने बताऊँ, लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब इसमें मेटाफर का ये देखिए, तो क्या कहता है मेटाफर? लुक आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, ये क्या है? ये वर्ड्स यूज किए गए हैं मेटाफर दिखाने के लिए, फ्रेज को यहाँ पे अप्लाई किया गया है। रिपीटेशन। दिस रिटोरिकल डिवाइस इज यूज्ड व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड इन द सेम लाइन। Here in the poem words smile and smile and smile, smile smile smile, इन वर्ड को रिपीट किया गया है एक ही लाइन के अंदर, इन वर्ड्स को यूज किया गया, तो इसको हम रिपीटेशन रिटोरिकल डिवाइस बोलते हैं। इसी के साथ ये पोइम ख़त्म हो जाती है। इस पोइम को अच्छे से समझने के लिए एक बार दोबारा से फिर अगर आप इस पोइम को पढ़ेंगे तो आपको ये पोइम समझ में आ जाएगी। अगर कोई डाउट्स कहीं पर भी हैं, आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल डाल सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। हम एक नई पोइम नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।